तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एनपीएस के बारे में डील करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये इंपॉर्टेंट सीरीज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो सबसे पहले एनपीए के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए एनपीए बनता कब है। तो 90 डेज तक अगर आपका पैसा ड्यू है, ठीक है, इसमें ध्यान ये रखने की बात है कि प्रिंसिपल पैसा भी और इंटरेस्ट पैसा भी, ठीक है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इंटरेस्ट को भी हम लोग मतलब ऐड करते हैं एनपीए केस में, ठीक है। 90 डेज तक अगर आपका उधारी है, ओवर ड्यू है पैसा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो उसे हम लोग एनपीए मान लेंगे, ठीक है। बैंक्स के टर्म्स में बता रहा हूँ, बैंक्स ऐसा सोचते हैं कि वो अपने ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लिख देते हैं कि 90 दिन तक ये पैसा मुझे रिफंड नहीं हुआ तो ये मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, ठीक है। या तो दूसरा कंडीशन क्या है, दो क्रॉप या फिर हार्वेस्ट सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है तो दो क्रॉप या फिर हार्वेस्ट सीजन तक पैसा नहीं मिला, ठीक है। या तो एक क्रॉप या फिर हार्वेस्ट सीजन का लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में। तो ये आपको पता होना चाहिए एनपीए का कंडीशन, ठीक है। एनपीए बनता कब है, ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी एनपीए के ऊपर में पूछेगा, एनपीए के क्वेश्चन ऊपर में जो क्वेश्चन है वो ड्यू है, आने वाले टाइम पे कोई भी साल में क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेटली आने वाला चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे यूपीएससी फंसाएगा वो यही है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा, डैम श्योर लिखवा करके देता हूँ। यूपीएससी बस प्रिंसिपल देगा, इंटरेस्ट का अमाउंट देगा ही नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स विच क्रिएट्स कंटिन्यूअस इनकम एंड रीपेमेंट्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, ठीक है। दिस एसेट्स कैरी अ नॉर्मल रिस्क एंड आर नॉट एनपीए इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। तो स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, नॉर्मल एसेट्स, कि आज आपने उधारी लिया, कल आपने बेच दिया, मतलब कल आज आपने कुछ सामान लिया उधार में, कल आपने उसका रिपेमेंट कर दिया, तो नॉर्मल बेसिस पे होता है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है स्ट्रेच। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपने, मैं एक नॉर्मल आपको इजी वे में समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आप राशन की दुकान में जाते हैं, आपने कुछ राशन उधारी लिया, तो कल आपने जा करके उसे पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, तो दैट इज नॉर्मल, रेगुलर बेसिस पे आपका लेन देन चल रहा है, तो वो रेगुलर आपका हो जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, क्योंकि सामने वाले इंसान को पता है कि आप उसका पैसा लेकर के भागेंगे नहीं। दूसरा है आपका स्ट्रेस, 90 दिन से कम का जो होता है, क्योंकि 90 दिन के बाद में एनपीए बन जा रहा है वो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो 90 दिन से पहले जितना भी अगर आपका बाकी है या फिर कोई भी चीज़ है, अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रहे, तो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, ये बात पता होना चाहिए। जैसा आपने एसएमए अकाउंट के बारे में सुना होगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जो होते हैं वो भी आपका स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर में फॉल होता है, ये बात पता होना चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट किसके अंदर में फॉल करेंगे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एसएमआई अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, अभी मैंने आपको बताया लेस देन 3 मंथ्स पता होना चाहिए। उसके बाद में सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है, तो ऑल दोस एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, वो सारे एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस अप टू 12 मंथ, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है, 12 महीना तक अगर आप रिकवर नहीं कर पाते तो सब स्टैंडर्ड एनपीए बन गया। डाउटफुल एनपीए क्या हो गया, 12 महीना से ज्यादा का, तो 12 महीना से ज्यादा का अगर आपका टाइम पीरियड हो गया तो वो आपका डाउटफुल एनपीए में आ जाएगा, ठीक है। when loss has been identified but not been written off, ये होता है आपका लॉस एसेट्स मोर देन 36 डीए 3 में फॉल करता है, ठीक है। जैसे डीए 1 में फॉल करेगा, उसके बाद डाउटफुल एसेट डीए 2 में आ गया, लॉस एसेट्स आपका डीए 3 में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लॉस आइडेंटिफाई हो गया है बट बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने राइट ऑफ नहीं किया है। अभी भी इस आशा में आपकी फ्यूचर में कभी जाकर कुछ रिकवरी हो जाए, मेरा फ्यूचर में जाकर कुछ रिपेमेंट हो जाए, मिलने वाला कुछ नहीं है बट ठीक है, फिर भी आशा होना अच्छी बात होती है। तो लॉस एसेट्स क्या होता है, मोर देन 36 मंथ्स, ठीक है। लॉस आपका आइडेंटिफाई हो गया बट आपने राइट ऑफ नहीं किया है, बात पता होना चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है हेयर कट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हेयर कट होता है क्या। मान लीजिए 100 का आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, 80 आपको मिल गया, तो अब 20 का आपका लॉस है, तो जो 20 आपका लॉस हो गया है, अब आप टेम्पररी परमानेंट लॉस है, आपको मिलने वाला नहीं है, तो उसे हम लोग हेयर कट कहते हैं। तो जितना आपने रिकवर किया, जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे, दैट विल बी ट्रीटेड एज हेयर कट, तो ये बात पता होना चाहिए। देखिए, मैंने ये एक सीक्वेंस में इसको बना दिया है क्योंकि ये शायद आप ये ना ये वाला जो चार्ट है इसको आप भूल जाएंगे, तो ये अगर आपको सीक्वेंस में ये याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो इसीलिए एसएमए का 3 मंथ है, सब स्टैंडर्ड 12 से कम या फिर इक्वल टू, डाउटफुल होता है आपका 12 से ज़्यादा, और लॉस एसेट्स होता है आपका 36 मंथ से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, मतलब पहला 2 स्लाइड के अंदर ही एनपीए के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ एनपीएस के बारे में आपको पता है कि स्टेप्स क्या लिया है गवर्नमेंट ने, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, कि एनपीएस जो बन रहे बैंक्स के उसे हम लोग कैसे बेसिकली रिजॉल्व करेंगे। तो ये पहले एक बहुत पुराना स्कीम था, 525 रिफाइनेंसिंग स्कीम था, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट कहती थी कि जो लोन पीरियड है, मान लीजिए आपने 10 साल का लोन लिया है बैंक से, तो और अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि लोन पीरियड को बढ़ा दिया जाता था, 25 साल कर दिया जाता था, कि लोन पीरियड को आपको बढ़ा करके और 25 साल का आपको टाइम दे दिया गया, और हर 5 साल पे उसे एडजस्ट किया जाता था
कि आप 5 साल में कुछ पैसा पे कर दीजिए, फिर इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर देते हैं कि इंटरेस्ट रेट को अब कम कर दिया जाएगा या फिर बढ़ा दिया जाएगा, या फिर किसी भी तरीके से एडजस्ट करके पैसा वसूलने का तरीका था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो 525 स्कीम, रीफाइनेंसिंग स्कीम, अब पूछे यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, बैड बैंक के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में पढ़ना नहीं हमें। एक एआरसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर में, ठीक है। 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के अंदर में, लाइसेंस इसे आरबीआई देता है, ठीक है। एआरसी जो है बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, एआरसी के साथ में प्रॉब्लम क्या है और एआरसी होते क्या है, बात आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली एआरसी एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बैंक्स से सस्ते में बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेते हैं कुछ डिस्काउंटेड रेट में, कि मान लीजिए 100 का है तो 50 में ले लेंगे, 60 में ले लेंगे, और बैंक को बोलेंगे कि मैं 50-60 तुम्हें अभी दे दे रहा हूँ, बाकी मैं खुद वसूल लूंगा उसे। तो वो बेसिकली एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब नॉर्मल सा बात है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर सस्ते में खरीदेगा, ठीक है, बट बैंक्स के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंक्स उन्हें सस्ते में देना नहीं चाहते हैं, तो अब वो बैंक्स देंगे नहीं सस्ते में, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फिर कमाएंगे कहाँ से, एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें भी तो प्रॉब्लम होगा, उन्हें भी तो अपना घर परिवार चलाना, एक तरीके से देखा जाए तो क्या करेंगे वो। तो इसीलिए एआरसी वांट लोन्स एट चीप रेट्स बट बैंक्स डोंट गिव, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है एआरसी के साथ में, पता होना चाहिए। और मेजोरिटी ऑफ दी एआरसीज आर प्राइवेट कंपनी, इसी बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बैड बैंक ये सब का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड होता है। जैसे पैरा के बारे में आपने सुना होगा, पारा, तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक बैड बैंक है वो, पर ये एआरसीज जो होते हैं वो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज होते हैं, ठीक है। अब एक आपका स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, इसमें क्या है कि सारे बैंक्स लोग मिलकर के एक कंसोर्टियम बनाएंगे और जिस कंपनी का एमपी है मान लीजिए, तो उस कंपनी का वो ओनर बन जाएंगे। मान लीजिए रिलायंस दिवालिया हो जाती है, तो क्या करेंगे कि एक कंसोर्टियम बनाएंगे सारे बैंक्स और मिलकर के रिलायंस को खरीद लेंगे, 51% रिलायंस का शेयर अपने पास लेकर के वो ओनर बन जाएंगे, और बाद में क्या करेंगे, फिर जो हाईएस्ट बिडर होगा जब बेच, उससे जाकर के बेच देंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे ओनरशिप का चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन ओनरशिप होता है, याद रखिएगा। एसडीआर के केस में चेंज इन ओनरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी एक और चीज़ के बारे में, वहाँ पे ओनरशिप में चेंज नहीं होता है, बट एसडीआर के केस में ओनरशिप में चेंज होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप्स ऑफ बैंक बेसिकली एक कंसोर्टियम बनाएगा और विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी बाय टेकिंग 51% इक्विटी शेयर, बाद में जो हाईएस्ट बिडर होंगे उसे बेच देंगे, ठीक है। अब हम लोग S4A के बारे में पूछेंगे, इसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है, ठीक है, तो अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पूछेगा नहीं, बैड बैंक के बारे में पूछेगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक बेसिकली एक रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी को हायर करता है, और वो रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसीज जो है अच्छे लोन को और खराब लोन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जो स्ट्रेस डेप्थ है उसे सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल डेप्थ में डिवाइड करेगा। जो सस्टेनेबल डेप्थ है वो उसे वापस उसको ओनर को दे देगा कि ले भाई तुम अपना सस्टेनेबल डेप्थ अपने पास में रख और प्रॉपर तरीके से काम कर। अनसस्टेनेबल जो डेप्थ है उसे बेसिकली इक्विटी में कन्वर्ट करके उसे बेच दिया जाएगा। तो ये होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे विजय माल्या है, वो दिवालिया हो जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो जाते हैं, तो उनका जो अच्छा एसेट है, स्ट्रेस डेप्थ वाले जो एसेट है उसमें जो सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल पार्ट में उसे डिवाइड किया जाएगा। सस्टेनेबल वाले उसे वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, अनसस्टेनेबल वालों को इक्विटी में कन्वर्ट करके उसे बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओनरशिप में कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि सस्टेनेबल वाला वापस वहाँ पे चला गया। पर हमने जब एसडीआर के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग था ना, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे ओनरशिप का चेंज था। तो ये बात दो पॉइंट आपके दिमाग में अपने जहन में डाल लीजिएगा इसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब एनपीए इसके बिना अधूरा है, वो है बैड बैंक। तो बैड बैंक क्या होता है? बेसिकली ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था टू परचेज द बैड लोन्स, ठीक है, जो नॉर्मल सा बात है कि जो खराब लोन्स है उसे परचेज कर लेंगे, और जो इलिक्विड एसेट्स होते हैं दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उसको खरीदते हैं। एक चीज़ ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया ना और गलती से यूपीएससी ने एएमसी दे दिया तो उस टाइम पे हम लोग भूल जाएंगे कि बैड बैंक कब आता है। तो याद रखिएगा बैड बैंक को हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक NARCL का पढ़िएगा, इस साल का बजट के बारे जो 2022 का बजट था उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आने वाले 2023-2024 में ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी पूछ सकता है कहीं ना कहीं। तो NARCL जो है ये इंडिया का सबसे पहला बैड बैंक था जिसको सेटअप किया था 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब बता नहीं सकता हूँ। ऐसे भी 1-2 साल के करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछ लेता आजकल। तो आइडिया ऑफ बैड बैंक ये आपको एक स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा कि बैड बैंक NARCL और IDRCL दोनों मिल करके ये स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना हुआ है, ये 2021-22 के बजट में भी कवर था, ठीक है। तो NARCL जो है बेसिकली एक रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, ये एक बैड बैंक है जो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी पूछ लेगा कि स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, पता होना चाहिए, जिसका बेसिकली पर्पस क्या है
एक जन खरीदेगा, एक जन बेचेगा। तो यहाँ पे क्या है, NARCL जितने भी लोन वोन हैं, जितने भी बैड लोन्स है उसे खरीद रहा है और IDRCL को दे रहा है, IDRCL उसे जाकर के बेच रहा है। तो ये गवर्नमेंट का ये इसे मॉडलिंग कहते हैं। NARCL IDRCL स्ट्रक्चर है कि एक जन खरीदेगा, दूसरा जन जाकर के बेचेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बेसिकली NARCL एक्वायर करेगा फिर बाय करेगा स्ट्रेस्ड एसेट्स को, ठीक है, और IDRCL जो है मतलब इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, वो सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स को जाकर के बेचेगा। इसमें क्या होगा कि 15% कैश पेमेंट विल बी मेड टू द बैंक्स बेस्ड ऑन सम वैल्यूएशन एंड द रेस्ट विल बी गिवन एज सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। तो इसमें क्या होगा कि जब NARCL खरीद रहा होगा पहले बैंक से उसने कंपनीज का जो बैड लोन से उसे लिया और फिर IDRCL को दिया, IDRCL से जाकर के बेच रहा है। तो जब बैंक से NARCL ने बैड लोन लिया तो उस टाइम पे उसे कुछ 15% कैश पेमेंट दे देगा ऑन स्पॉट, कि जैसे EMI जब हम लोग कोई चीज़ लेते तो डाउन पेमेंट कर देते तो उसी हिसाब से 15% कैश पेमेंट ऑन स्पॉट दे दिया, और बाकी का है कि रिकवर करने के बाद में ऐसे सिक्योरिटी दे देंगे कि हम लोग रिकवर करने के बाद में आपको दे दिया जाएगा। अब ये मॉडल क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, गारंटी ऑफ क्रेडिट टू बैंक्स, कि तुम्हें पैसा का अपना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर NARCL तुम्हें पैसा देने में असक्षम हुआ तो उस केस में हम गारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तो इसीलिए बैंक्स को भी एक गारंटी मिल जाता है। तो ये मॉडल इसीलिए बहुत बड़े तरीके से काम कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि अच्छे से काम करेगा भी, अनलेस कुछ कोरोना वायरस जैसी वापस सिचुएशन नहीं आ जाए। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो अलाउड टू बीड एंड बाई अलॉन्ग विद NARCL, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और इसमें कुछ है नहीं, NPS में इतना ही है, बैड बैंक और सारे रिजोल्यूशन मॉडल्स पता होने चाहिए। NPS के आपको ये पता होना चाहिए क्या टाइम पीरियड है, 90 दिन का क्रॉपिंग सीजन पैटर्न पता होना चाहिए, दो हार्वेस्ट सीजन आपका शॉर्ट ड्यूरेशन और एक आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और बैड बैंक पारा ये सब के आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक और ये चंक कंप्लीट हो जाता है NPS का। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये NPS इससे ज़्यादा आपका कुछ आएगा नहीं, मोर देन इनफ है। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप व्योदम IAS के टेलीग्राम पोर्टल में जाकर इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इसे यहीं तक रखते हैं।